नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन और डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिफरेंट यूनिट सिस्टम के बारे में बात की थी। एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस और एसआई यूनिट सिस्टम के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो अगर हमें किसी यूनिट को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस का यूज हम कर सकते हैं। एंड द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स is based on the fact that the product of numerical value n and its corresponding unit u is always constant. It means n into u is equal to constant. Therefore, n1 into u1 is equal to n2 into u2, where n1 is the numerical value associated with unit u1 and n2 is the numerical value associated with unit u2. Let us consider for any physical quantity the dimensions in mass, length and in time are A, B and C respectively. And if the derived units of that physical quantity in two systems are m1 to the power A, L1 to the power B, T1 to the power C and m2 to the power A, L2 to the power B, T2 to the power C and n1 and n2 be the numerical values in the two systems, then from this relation we can write n1 m1 to the power A, L1 to the power B, T1 to the power C is equal to n2 m2 to the power A, L2 to the power B, T2 to the power C. और सपोज हमें यूनिट u1 के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू n1 एसोसिएटेड है उसकी वैल्यू अगर हमें मालूम है एंड सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू n2 एसोसिएटेड विद यूनिट u2, तो हम आसानी से इस एक्सप्रेशन से n2 कैलकुलेट कर सकते हैं एंड देयरफॉर n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 टू द पावर a, L1 अपॉन L2 टू द पावर b, T1 अपॉन T2 टू द पावर c। आइए किस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट n2 कैलकुलेट कर सकते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से और अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट in SI system of unit is G is equal to 6.674 into 10 to the power minus 11 kilogram inverse meter cube second to the power minus 2. Convert it into CGS system of units. तो SI सिस्टम से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है वो हमें जानना होगा और हमने लास्ट लेक्चर में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। तो आइए हम पहले ग्रेविटेशनल G का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G होता है G इज इक्वल टू m टू द पावर -1 L क्यूब एंड t टू द पावर -2। यह डायमेंशनल फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो मास का यानी कि m का जो डायमेंशन है वो है -1, L का जो डायमेंशन है वो है 3 और t का -2। इसका मतलब a का जो वैल्यू हमारे पास है वो है -1, b की जो वैल्यू है जो कि लेंथ का जो डायमेंशन है वैल्यू हमारे पास है b इज इक्वल टू 3
और टाइम के डायमेंशन को हमने c से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो यहाँ पे c की जो वैल्यू है c इज इक्वल टू -2। मतलब ए बी सी जो कि डायमेंशंस हैं, मास, लेंथ और टाइम का जो हमने कंसीडर कर रखा है, वो वैल्यू हमारे पास है। और क्वेश्चन में हमें g की वैल्यू SI सिस्टम में दे रखी है। तो सबसे पहले हम SI सिस्टम यहां पे लिखेंगे और दूसरी तरफ हम लिखें CGS सिस्टम, CGS सिस्टम, क्योंकि हमें g की वैल्यू SI सिस्टम से कन्वर्ट करके किस में निकालनी है, CGS सिस्टम में निकालनी। ओके, तो अगर आप क्वेश्चन में देखें तो यूनिट जो है वो है, SI सिस्टम में g की यूनिट जो दे रखी है वो है किलोग्राम इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड इनवर्स। इसका मतलब अगर हम SI सिस्टम में मास को m1 से रिप्रेजेंट करें तो SI सिस्टम में जो मास की यूनिट होती है वो होती kg। तो हम लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू 1 kg। CGS सिस्टम में जो मास की यूनिट होती है, सपोज हम उसको मास को m2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी यूनिट होती है CGS सिस्टम में ग्राम। लेट अस कंसीडर m2 इज इक्वल टू 1 ग्राम में लिख रहा हूं, और आपको मालूम है 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। इसी तरीके से SI सिस्टम में जो लेंथ को मैं लिख रहा हूं वो है L1, और L1 को यानी कि लेंथ को जो हम मेजर करते हैं वो करते हैं मीटर में। तो यहां पे लिखूंगा मैं L1 इज इक्वल टू 1 मीटर। SI सिस्टम में मीटर में हम मेजर करते हैं, जबकि CGS सिस्टम में हम लेंथ को सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस कंसीडर मैं CGS सिस्टम में यहां पे लेंथ को L2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो L2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। इसी तरीके से टाइम को हम SI सिस्टम में सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स कंसीडर SI सिस्टम में मैं टाइम को यहां पे t1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। CGS सिस्टम में भी टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स कंसीडर CGS सिस्टम में मैं यहां पे टाइम को t2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड t2 इज आल्सो इक्वल टू 1 सेकेंड। नाउ अभी आपने ये फॉर्मूला देखा था, n2 is equal to n1, m1 upon m2 to the power a, l1 upon l2 to the power b, t1 upon t2 to the power c। तो इस फॉर्मूला को अगर हम यूज करें तो हम आसानी से CGS सिस्टम में जो कांस्टेंट की वैल्यू है यानी कि n2 वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर वी कैन राइट n2 is equal to n1। n1 की वैल्यू क्या है, n1 की वैल्यू SI सिस्टम में हमें दे रखी है 6.674 इंटू 10 टू द पावर -11। ओके, नाउ m1 कितना है 1 kg, तो यहां पे लिखिए 1 kg अपॉन m2 कितना है 1 ग्राम, और उसको अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो उसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3 kg। m1 अपॉन m2 टू द पावर क्या है a, तो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू है -1। नेक्स्ट L1 अपॉन L2 टू द पावर b, तो L1 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, और L2 की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, और अगर हम उसे मीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर। L1 अपॉन L2 टू द पावर b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। इसी तरीके से T1 अपॉन T1 की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड। T1 की वैल्यू है 1 सेकेंड, और T2 की वैल्यू कितनी है, वो भी है 1 सेकेंड।
T1 अपॉन T टू द पावर C, C की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, तो हम यहां पे लिखेंगे -2। तो आप यहां से देख सकते हैं N2 इज इक्वल टू, यहां से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद आपके पास N2 की वैल्यू जो आने वाली है वो है 6.674 इंटू 10 टू द पावर -8 ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब एंड सेकंड टू द पावर -2। तो N2 की वैल्यू ये हो गई। तो इसका मतलब अब आपने G की जो वैल्यू है वो CGS सिस्टम में कैलकुलेट कर दी है, और CGS सिस्टम में G की जो वैल्यू आई है वो है आपकी 6.674 इंटू 10 टू द पावर -8 ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब सेकंड टू द पावर -2। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल इक्वेशन। ओके, डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन शुड बी सेम। ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज है, डायमेंशनल एनालिसिस कैन डिटरमाइन वेदर ए गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। और इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं वो है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। तो यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि सपोज आपने डायमेंशनल एनालिसिस किसी इक्वेशन का चेक किया और आपको वो जो डायमेंशनल एनालिसिस है आपने देखा कि वो बिल्कुल करेक्ट है। तो वो डायमेंशनल करेक्टनेस जो आपने देखी, आपने देखा कि इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, इवन वो डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट होगी या नहीं। तो अब हम यहां पे डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक करते हैं। तो लेट अस कंसीडर, एक एग्जांपल लेते हैं। हमें इस इक्वेशन का डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना है। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। टी क्या है? टाइम। 2 पाई क्या है? कांस्टेंट। एल लेंथ, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका डायमेंशनल एनालिसिस करेक्ट, डायमेंशनल करेक्टनेस के लिए हम क्या करते हैं, टाइम, लेंथ और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो यहां पे देखिए, टाइम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है आपको मालूम है, उसको हम t से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट अस कंसीडर टाइम का t इज इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई कांस्टेंट है तो ये डायमेंशन लेस है, तो इसके लिए हम कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना रह गया है वो रह गया लेंथ का, एल, स्मॉल एल। तो स्मॉल एल मतलब लेंथ। तो लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम है, उसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी का, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी टू द पावर -2। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो आप यहां पे देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में टाइम t है, और राइट हैंड साइड में भी अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर, एल से एल कैंसिल आउट तो बचेगा अंडर रूट टी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज गोइंग टू बी t। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मींस दिस इक्वेशन t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इज डायमेंशनली करेक्ट। एक और एग्जांपल मैं आपको यहां पे देता हूं। सपोज हमें v इज इक्वल टू u प्लस ए टी इस इक्वेशन का
डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी। तो यहाँ पे v क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है Lt⁻⁻1। u अगेन वेलोसिटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा? Lt⁻⁻1 प्लस a क्या है? एक्सेलरेशन यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है Lt⁻2 और उसके बाद स्मॉल t क्या है यहाँ पे? टाइम। टाइम का क्या होता है? t। तो अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में हुआ Lt⁻⁻1 इज इक्वल टू Lt⁻⁻1 प्लस इन दोनों को सॉल्व करने पे आपका आएगा अगेन Lt⁻⁻1। तो हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है और वो क्या है? Lt⁻⁻1। तो इट मींस इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन का डायमेंशनल करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। अब जो थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, वो है टू एस्टैब्लिश द न्यू रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं। लेट्स कंसीडर द फ्रीक्वेंसी f of a stretched string depends upon the tension F, length L of the string and mass per unit length mu of string. Derive the formula for frequency. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे। तो यहां पे देखिए, लेट्स कंसीडर जो फ्रीक्वेंसी f है किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन F। लेट्स कंसीडर टेंशन F यानी कि फोर्स। लेट्स कंसीडर F टू द पावर a का वैल्यू क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे, वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F टू द पावर a, L यानी कि लेंथ टू द पावर b एंड मास पर यूनिट लेंथ जिसको कि म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू टू द पावर c। इट मींस वी कैन राइट f इज इक्वल टू some constant k, f to the power a, L to the power b and mu to the power c. So this is the relation between frequency and force, length and mass per unit length mu. लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि a, b, c की वैल्यू क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करें तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है, लेट अस कंसीडर, उसको हम अभी स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो f इज इक्वल टू, अब k क्या है? कांस्टेंट है, दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो इसका डायमेंशन होगा नहीं। नेक्स्ट टेंशन है जिसको कि हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कैपिटल F यानी कि जो टेंशन है उसका जो डायमेंशन होता है वो फोर्स का डायमेंशन होता है। इसका मतलब हम इसको कैपिटल F टू द पावर a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेंथ का जो डायमेंशन होगा वो अभी हम लिखेंगे, तो लेंथ का जो डायमेंशन होगा टू द पावर b, एंड इसी तरीके से म्यू मास पर यूनिट लेंथ, इसका जो डायमेंशन होगा टू द पावर c। नाउ फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होता है आपको मालूम है वो होता है m टू द पावर 0, L टू द पावर 0 एंड t टू द पावर -1। ये फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है। इज इक्वल टू फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है m L t टू द पावर -2। ये फोर्स का डायमेंशन टू द पावर a है। लेंथ का जो डायमेंशन होता है उसको हम लिखते हैं कैपिटल L से L टू द पावर b। इसी तरीके से मास पर यूनिट लेंथ म्यू का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा मास यानी कि m पर यूनिट लेंथ, तो m अपॉन l, तो उसको हम लिख सकते हैं m L टू द पावर -1 और टू द पावर c।
तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर -1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करें तो हम यहां से देख सकते हैं कि m टू द पावर a प्लस c ये आ जाएगा, m टू द पावर a प्लस c, l टू द पावर a प्लस b माइनस c एंड t टू द पावर -2a। राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व किया तो इस तरीके से आपने m, l और t की पावर लिख दी। नाउ सिंस dimensions of both quantity or both side should be same, therefore from here we can compare the dimensions of m, l and t। और अगर हम ये कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो वी कैन राइट, अगर हम डायमेंशन ऑफ m की बात पहले करें तो राइट हैंड साइड में है a प्लस सी और लेफ्ट हैंड साइड में 0। इट मींस a प्लस सी मस्ट इक्वल टू 0। लेट अस कंसीडर दिस इज सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम डायमेंशंस l की कंपेयर करें दोनों साइड तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी, राइट हैंड साइड में है और लेफ्ट हैंड साइड में है 0। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ अगर हम t का डायमेंशंस कंपेयर करें तो -2a is equal to -1। This is equation number 4। Now we can write from here equation number 4। क्या लिख सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 4 से? a is equal to 1/2। तो a की वैल्यू हमें मिल गई है और अगर a की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करें और इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें c की जो वैल्यू मिल जाएगी c इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। और अगर हम अब a और c की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर रखी है उसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो हमें आसानी से b की वैल्यू मिल जाएगी एंड b विल बिकम -1। तो हमें क्या चाहिए था? हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए थी। तो a की वैल्यू निकल गई हाफ, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -1/2। तो अब हम जो फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का वो हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख सकते हैं? अगर आप यहां पे देखें तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट f इज इक्वल टू k f टू द पावर a। f क्या है? टेंशन। तो f टू द पावर a की वैल्यू हमने निकाली है 1/2। फिर l टू द पावर b, तो स्मॉल l टू द पावर b, l की वैल्यू है -1 एंड म्यू टू द पावर कितना है? c। तो c की वैल्यू हमने निकाली है -1/2। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया? a, b और c की वैल्यू रखी तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू k अपॉन l अंडर रूट f अपॉन म्यू। तो ये आपका रिलेशनशिप हो गई फ्रीक्वेंसी f, टेंशन f, लेंथ स्मॉल l और मास पर यूनिट लेंथ म्यू के बीच में। तो इस तरीके से हम डायमेंशनल एनालिसिस से वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। तो हमने अभी एप्लीकेशंस की बात की। एप्लीकेशंस के साथ साथ डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो अब लिमिटेशंस के बारे में बात करूंगा। नाउ limitations of dimensional analysis. First limitation is the value of dimensionless constant such as 1, 1/4, pi/2 etc. cannot be calculated. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इक्वेशन में कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट प्रेजेंट है
तो उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से मुश्किल है. इट मीन्स वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट. सेकंड लिमिटेशन है द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक टर्म्स कैन नॉट बी एनालाइज्ड. इट मीन्स अगर किसी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक टर्म्स हैं तो उस इक्वेशन को डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से एनालाइज नहीं किया जा सकता है. थर्ड लिमिटेशन, अभी आपने एप्लीकेशन में देखा था कि आप डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी एक लिमिट है, एक लिमिटेशन है. वो लिमिटेशन क्या है? This method is useful when a physical quantity depends on other quantities by multiplication and power relations. It cannot be used if a physical quantity depends on sum or differences of two quantities. इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को अगर आप देखें S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और आप एक्सपेक्ट करें कि ये रिलेशन हमें डायमेंशनल एनालिसिस से मिल जाए, तो ये यहां पर जो दो टर्म के बीच में जो प्लस आया है इसकी वजह से ये जो रिलेशन है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से. तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है डायमेंशनल एनालिसिस का. तो आज के लेक्चर में आपने एप्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में डिटेल में स्टडी किया. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू सो मच.